वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को अगर हम देखें तो 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली जो असम्बली थी, इसकी मुद्दत जो है वो 12 अगस्त तक पूरी होनी है, जो कमिंग 12 अगस्त है। लेकिन डिसाइडेड ये था और आज मतलब इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी। प्रोसेस सारा कुछ ऐसे है कि अगर असम्बली मौजूदा मुकर्ररा मुद्दत से पहले अगर तहलील कर दी जाती है सो इंतखाबात जो हैं वो 90 डेज़ में हो जाएंगे, और अगर मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा मुद्दत पर ख़त्म होती है तो उसके लिए 60 डेज़ में इंतखाबात का इनेकाद करवाना जो है वो ज़रूरी है। सो इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे कि ये जो 90 दिन की अब बात की जा रही है, अभी हल्का बंदियाँ भी होना बाकी है। सो क्या ये मामलात जो हैं वो आगे जा सकते हैं, इलेक्शंस कितना डिले हो सकते हैं, और अल्टीमेटली इलेक्शंस डिले होने से इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्टेक्स इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के हैं, लेकिन पीएमएलएन जो है वो इससे क्या गेन कर पाएगी। इसके साथ साथ एक और के निगरान सेटअप को लेकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म एक्सपेक्टेड ये है कि आज रात तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम और ये ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन फेवरेट नाम इस वक्त कौन से हैं और कौन अगला जो है निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है, तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर रंग अयाज शुजा साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इब्राहिम लकी साहब भी इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अयाज शुजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले तो ये निगरान वज़ीर आज़म पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर इलेक्शंस डिले जिस तरह से है कि 90 डेज से ऊपर भी जा सकते हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि जनवरी तक जाएंगे, लेकिन अगेन एम्बिग्यूटीज़ हैं कि इससे भी आगे जा सकते हैं। इस दौरान गेन क्या करेगी पीएमएलएन? पीपल्स पार्टी की भी बात करेंगे, बट फर्स्ट पीएमएलएन। पहली बात तो ये है कि इंतखाबात 90 डेज़ के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, 90 डेज़ के बाद भी नहीं होंगे। मेरी ज़राए के मुताबिक ये 28 फरवरी, 1 मार्च या 2 मार्च को होंगे। दूसरी बात, ये क्यों इस तरह का किया जा रहा है, क्यों ये एकदम हमें नई मरदमशुमारी में वज़ीर-ए-आज़म साहब को बयान देना पड़ा? पहली बात तो ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, ज़रदारी साहब और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी मर्ज़ी से, और उस दौरान ये जो निगरान सेटअप होगा उस दौरान बड़े सख्त माशी इक़दामात लिए जाएंगे। और ये पीएमएलएन का ख़्याल है, उनके बड़ों का ख़्याल है कि चूँकि उनकी हुकूमत जा चुकी होगी तो इसका मलबा उनके ऊपर नहीं गिरेगा। दूसरी बात, ये टाइम गेन करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीएमएलएन को होगा उनके ख़्याल में, अगर हुआ तो, कि जो सख्त माशी इक़दामात उन्होंने उठाए, महंगाई में जो इजाफ़ा हुआ उसका थोड़ा सा ब्रेक आएगा। और चूँकि हमारे लोगों की मेमोरी बड़ी छोटी शॉर्ट सी मेमोरी है हम लोगों की, तो वो इलेक्शन में उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा और उनके पास इतनी मतलूबा तादाद हो जाएगी। जबकि मेरा ख्याल नहीं है कि अगली हुकूमत भी बगैर किसी इत्तेहाद के बने कोई सिंगल पार्टी हुकूमत बना सके, क्योंकि मौजूदा पूरे हालात में लगता नहीं है कि कोई एक पार्टी, पीपल्स पार्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पंजाब में जो जरदारी साहब का मिशन था वो तो तकरीबन नाकाम हो चुका है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो लॉन्च की गई उसके साथ ही वो दम तोड़ गया था। उसके बाद केपीके में जो उनका मिशन था वो परवेज़ खटक साहब ने उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए, वहाँ पे भी वो पार्टी लॉन्च की गई। बलूचिस्तान में उनको सीएम साहब ने ख़ुद ख़त लिख दिया। तो अब पीपल्स पार्टी तो है नहीं, पीपल्स पार्टी फिर नून लीग की बी टीम बन के ही इक़्तिदार में हिस्सा ले सकती है, लेकिन नून लीग भी इतनी सीटें नहीं लेके जा सकेगी, उसको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी शेयर देना है। काफ लीग भी अपनी चंद सीटें लेगी। और सर कता कलामी की माजरत, वो सीटें जीत नहीं पाएंगे या उनको जीतने नहीं दी जाएंगी? बिकॉज अगर आपका यहाँ पर इत्तेहादी आप सेटअप लाएँ ना, तो उसमें फिर ऑब्वियसली आप किसी की भी एक की टांग खींच सकते हैं और किसी को भी वो आपको पता ही मामलात इनको चलाना ज़रा आसान हो जाता है। सो मेजॉरिटी आपको लगता है गेन आइंदा आम इंतखाबात में किसी को नहीं दी जाएगी? नहीं, उससे पहले ही ऐसा सिस्टम बन चुका हुआ है कि मेजॉरिटी होगी ही नहीं। उससे पहले ही यानी कि पीटीआई को जो लोग समझ रहे हैं कि बिल्कुल माइनस कर दिया जाएगा, उनकी भी गलत फहमी है। पीटीआई भी सीटें लेके जाएगी और पीटीआई मेरिट पे सीटें लेके जाएगी, और वो इतना हिस्सा होगा कि जिससे पंजाब और वफाक में हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास भी इतनी सीटें होंगी कि वो पंजाब और वफाक में जब चाहे हुकूमत को डिस्टर्ब कर सकेगी। तो इस अगले सारे सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर तो शायद पीएमएलएन से हो, लेकिन वो फिर जिस तरह के हमने पिछला टेन्योर देखा,
इसी जैसा या इस जैसे थोड़ी बेहतर हालत में होगा, उससे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे अहम माशी फ़ैसले होने हैं इन निगरान सेटअप में, और उसके बाद अगले टेन्योर में $100 बिलियन का इन्होंने टारगेट रखा है इन्वेस्टमेंट का। तो उसके लिए वो नहीं चाहते कि फिर दोबारा कोई महाजर आई या कोई ऐसी शक्ल आए कि जिससे जिनको वो इस वक्त रिक्वेस्ट करके डोनर्स को या इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं पाकिस्तान में, वो दोबारा पाकिस्तान से जाएं। तो मैंने आपको बता दिया कि इंतखाबात जो हैं वो मुझे फरवरी के आखिरी दिनों में और मार्च के शुरू के दिनों में होते नज़र आ रहे हैं, 28 से 2 मार्च। बिल्कुल ठीक हो गया। इब्राहिम लकी साहब, आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि जो इंतखाबात हैं 90 दिन से ज़्यादा 120 दिन या इससे भी आगे जा सकते हैं? एक ये चीज़, और पहले अगर हम देखें तो हम तमाम PMLN के जितने भी रहनुमा हैं बयानात उठा के देखें, सबकी एक ही बात थी कि 2017 की मरदमशुमारी और उसके नतीजे में कायम होने वाली हल्का बंदियों की सूरत में ऑब्वियसली जो आइंदा आम इंतखाबात हैं वो होंगे। लेकिन फिर एकदम यू टर्न लिया गया और सब ने आकर ये बयान देना शुरू कर दिया, ख्वाह वो एहसन इकबाल हो, राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ, वो सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम जो लेटेस्ट मरदमशुमारी है और उसके नतीजे में जो हल्का बंदियाँ होंगी उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, इसके पीछे क्या वजह है? एक ये चीज़, और दूसरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि इंतखाबात मज़ीद आगे जा सकते हैं जैसे अयाज शुजा साहब कह रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो हमें बतौर पाकिस्तानी और एक जमहूरी सोच रखने की हैसियत से ये एक चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि 2018 के इंतखाबात के बाद 5 साल बाद आपकी ये असम्बली ने मुद्दत पूरी की और एक जमहूरी प्रोसेस मुकम्मल हुआ, और जैसा तैसा भी था, काफ़ी अरूज सवाल आए, हुकूमतें 2 आईं, जैसे भी मुआशी हालात हुए, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इंडक्ट रहा। और इसका हमें जो दुनिया में जमहूरियतों के हवाले से, मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से जो एक एवेल्यूएशन होती है, कम अज़ कम उसमें हमारा नंबर जो है अगर इंक्रीज़ नहीं होगा तो वो डिक्रीज़ भी होगा। इस पे हमें, मेरा ख्याल है, एक ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए अपने सिस्टम को। हमें जैसा तैसा पॉलिटिकल कियोस रहा, सिस्टम जो है वो देखिए, सबसे पहले सिस्टम चलना चाहिए। सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, जो चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, वो तो आपने हमने मिलकर कर दिया ना। एक तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, डेमोक्रेटिसिज्म। दूसरी चीज़ ये रहेगी, आपने कहा कि यू टर्न। देखिए, ये यू टर्न जो पॉलिटिशियंस लेते हैं ना, वो रूटीन के लेते हैं, उनका काम ही यही है। ऐसे लग रहा था पहले पॉलिसी कोई और थी, अब पॉलिसी कोई और है। पॉलिटिकली अगर आप यू टर्न लें, दैट मैटर्स। अगर आप इंडिविजुअली अगर आप लेते हैं तो वो यू टर्न नहीं है, वो आपकी मुंतशिर सोच है। जैसे चेयरमैन PTI की एक मुंतशिर सोच थी, मेरे भाई काफ़ी आशिक हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे ना उनकी मुस्कुराहट में ज़ेरे लब जो मुस्कुराहट है ना, ये गलत बात कर रहे हैं साहब, आशिक हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के आशिक हैं। एक सोच होती है आपकी सियासी, आप किसी भी सियासी सोच में, और वो तब्दील भी होती रहती है। लेकिन ये कहना कि आशिक हैं तो वो बिल्कुल गलत है। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम तनकीद करना है। और अगर ये बात करें, मैं इनकी बात अब कट, क्योंकि मेरी तरफ अब बॉल फेंकी है, तो अब ये मैं पूरा इनका वो उसको बॉल टाइम गेन करेंगे, बिल्कुल लूंगा। ये कह रहे हैं जी कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर गया है। ये शायद, एक मिनट, ये शायद इंटरनेशनल मीडिया को देखते नहीं है मेरे भाई, कि हमारे बारे में क्या बातें हो रही हैं आजकल बाहर। आप अगर बाहर आप चैनल लगाएं ना, CNN या BBC, रात को किसी टाइम आप बैठे 2 घंटे, तो जब पाकिस्तान का सेगमेंट आएगा तो वो सुनिएगा ज़रूर। चलें, उसको भी छोड़ दें। आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर, आप न्यूयॉर्क टाइम को उठा के पढ़ें। सो आपके कहने का मकसद ये, जो डेमोक्रेसी की और एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, उसको एप्रिशिएट किया नहीं जाना चाहिए, जो इस दौरान होता रहा इन 5 सालों। दुनिया की सोच आपके मेरे जैसी नहीं, यानी कि पाकिस्तान की जैसी नहीं है। उनकी अपनी एक माइंडसेट है, वो हर चीज़ को, जैसे ह्यूमन राइट्स पे, क्राइम पे, सवाल पर वापस आती हूँ कि पहले ये कहना 2017 की मरदमशुमारी और अब ये कहना कि 2023, इसके पीछे चले, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड? इसके पीछे ये है कि अगर आपका सेंसस हो चुका हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आप, जब वो सेंसस हो गया तो आप नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराएं। तो पहले भी तो कह सकते थे। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक बाइंडिंग है। अब बाइंडिंग को आपने फुलफिल करना है। फुलफिल करने के लिए आप पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट में इन हाउस भी और आउट ऑफ द बॉक्स भी बैठना पड़ेगा ना, कि भी बताएं जी पुरानी मरदमशुमारी के तहत करें या नहीं। अब दोनों सूरतों में पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। मेरे अगर हल्के के अगर 2 हल्के हो जाएंगे तो मुझे लॉस हो सकता है।
मैं कहता हूँ वो कंबाइन ही रहे। लेकिन आपको अच्छा, लगता है कि किसी जो को इस वक्त जितनी भी जमातें हैं वो उससे एग्री करेंगे? क्योंकि एग्री हो चुका। लेकिन आप देखें कि मरदमशुमारी पर सिंध में अगर हम देखें तो एमक्यूएम के एतराज़ात मौजूद हैं, जमात सर वो इस्लामी भी खत्म इस हो पर गया, उन्होंने एतराज़ साइन करते हैं कर दिए, हैदराबाद। सर साइन कर दिए उन्होंने। सर डू यू सर साइन थिंक कर ये ऐसे दिए, कंटिन्यू सर साइन कर दिए, बाकी तो लोग छोटे मोटे और इंतखाबात 90 दिन या इससे आगे जाएंगे? हम जो समझते हैं, हमें अब तक का जो चीज़ें हम एनालाइज करते हैं उसके मुताबिक तो हमें इलेक्शन 2023 में नज़र नहीं आते। मेरा जो एक जनवरी तक हो जाएंगे सर, जिस तरह से पहले सेमाई में हो जाएंगे। तो वही बात आ गई ना कि मोर देन 120 डेज अयाज साहब। आजकल ये भी ना जो हमारे असल हुक्मरान हैं उनके बड़े करीब हैं, तो इसलिए ये सारी बातें आप सुनकर आप एंजॉय करें। अब आप उधर पहली सेमाई में हो जाएंगे। चले आप इस अच्छा चले आप एनालिसिस करें, आप जज बन जाए। इन्होंने फरमाया नून लीग तो नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, फलां नहीं। अब इन्होंने क्या कहा? मैंने कहा नून लीग मेजॉरिटी लेके नहीं जाएगी। नहीं लकी साहब आप बातों को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। मैंने कहा नून लीग उतनी मेजॉरिटी लेके नहीं जा सकेगी। इस्तेहकाम पार्टी ले लेगी, लेकिन वो नहीं इनको देना पड़ेगी। इन्होंने तय किया हुआ है, इन्होंने मियां नवाज शरीफ का मायदा हुआ है, ये बताएं मायदा नहीं हुआ। असल चीज़ ये है कि आपका नया पार्लियामानी निज़ाम इंडक्ट होना है। हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे फाइनेंशियल इशू हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक एमरजेंसी है, हम एक मुश्किल फेज से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी हम वेंटिलेटर से आगे हम आईसीयू में। क्विक इस पे आपसे आंसर चाहूँ कि अगर इलेक्शंस 120 डेज से आगे जाते हैं, अभी तो ये कहा जा रहा है, मैं रात को भी कहीं किसी टीवी चैनल पर सुन रही थी, मोस्ट लाइकली ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जनवरी में हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो उस वक्त ये सारा ब्लेम जो है, इस पर जो सारा ब्लेम है वो जो केयर टेकर सेटअप है उन पर आएगा या पीछे इन्हीं के ही हाथ होंगे? और उस टाइम क्या बात बेस बनाई जाएगी कि क्यों इलेक्शंस डिले हो, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस? देखिए, इससे किसी पार्टी को नुकसान हो या फ़ायदा हो, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। ये आप ऐसी रवायतें डाल रहे हैं, चाहे आइंदा वो जो रवायतें पीटीआई ने डाली, जो रवायतें अब ये पीडीएम और पीपल्स पार्टी मिलकर डाल रहे हैं, ये आपके मुल्क की जड़ें हिला के रख देंगे। मैं बतौर एक जमहूरी सोच रखने वाली बात कर रहा हूँ कि जब वो कहते थे कि हम ऑन बोर्ड हैं और अब जब ये कहते हैं हम ऑन बोर्ड हैं, आइन में कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं कि इंतखाबात वक्त पे ना हो। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको लगता है कि उस पर कोई सॉलिड बेस नहीं होगी? जो एक होता है ना बहाना बनाया जाए कि ये रीजन हुई, इसकी वजह से डिले हुआ, सो आपको लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा? आपको पंजाब और नजर नहीं तो ऐसे ही मामला जो है वो चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हम निगरान वज़ीर आज़म पर आ जाते हैं। कल भी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे थे कि इस वक्त बहुत से लोगों की रालें टपक रही हैं निगरान वज़ीर आज़म का, क्योंकि ऑब्वियसली ये केयर टेकर सेटअप जो आएगा फेडरल, उसका टाइम इन्होंने बढ़ा देना है, मोस्ट लाइकली ऐसा ही होगा। सो इसको लेकर व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट और द फेवरेट नेम्स? जिस तरह से पहले सागडार का एक नाम उड़ा लेकिन अब उसको डिनाई कर दिया गया, शायद खान अब्बासी, हफीज़ शेख साहब और इसके साथ साथ फवाद हसन फवाद। तो आपको क्या लगता है या इनके अलावा भी कोई नाम हो सकता है? 12 के करीब इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, 12 के करीब, और सबको यकीन है कि वही निगरान वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, हर एक को यकीन है आउट ऑफ 12? अगर आप आइंदा इंतखाबात के हवाले से देखें तो और IMF के मामलात को देखें तो हफीज़ शेख सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ना तो PTI उन पर इल्ज़ाम आयद कर सकेगी धांधली का, जब वो करेंगे तो इनके पास एक बड़ी सॉलिड रीज़न होगी, उनके मुखालफिन के पास, ये तो आपके अपने वफाकी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, और चूँकि वो एक इकोनॉमिस्ट हैं तो IMF से मामलात भी, और IMF से उनकी कुर्बत या वर्ल्ड बैंक से उनकी कुर्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त ज़्यादा सपोर्ट हफीज़ शेख साहब को पीपल्स पार्टी की होगी? फवाद हसन फवाद इस वक्त PMLN की तरफ से हैं, सो दोनों में आपको लगता है कि इस बात पर अग्रीमेंट हो जाएगा या इसके अलावा कोई तीसरा नाम भी आ सकता है? नाम अभी बड़े हैं, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ 12 के करीब तो उम्मीदवार इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि सूट कौन करता है, मैं ये नहीं कह रहा ये होंगे, मेरे ख्याल में हफीज़ शेख साहब सूट करेंगे, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के भी वफाकी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिल्कुल, और वो PTI के भी रह चुके हैं, और अब अगर PTI इन इंतखाबात के हवाले से जो भी जब भी होंगे कोई अपना बयानिया, और जो बयानिया बनाने में वो मशहूर हैं, उनके मुखालफिन भी ये बात तस्लीम करते हैं कि वो बयानिया बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वो उनका बयानिया पहले दिन से ही डैमेज हो जाएगा कि ये तो आपके अपने वफाकी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, हमने तो बल्कि समझे आपकी तरफ से इनको बनाया। मेरा ख्याल है कि उनको ये सूट करते हैं, नाम कोई भी हो सकता है। इब्राहिम साहब, व्हाट डू यू थिंक?
एक कौन तो होगा? आपका पहले सवाल का छोटा सा जवाब। जी, जी। एक तो अगर जैसा तैसे भी रिजल्ट आता है उसका निगरान गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। उसकी ठीक वजह है। इलेक्शन कंडक्ट कराना है इलेक्शन सर कमीशन ने मैंने रिजल्ट की बात नहीं की थी, इलेक्शन डिले की बात। डिले, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की नहीं। गवर्नमेंट ने आपको जो है वो आपको सपोर्ट करना है, फैसिलिटेशन करनी है। उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करना है, डिसाइड करना है कब कराना है कब नहीं कराना, ये अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट चाहे 3 माह में करा दे, सुप्रीम कोर्ट चाहे 2 माह में करा दे, सर, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कमीशन- चाहे 90 रोज में करा दे, सुप्रीम कोर्ट चाहे कि जी हालात वाक़यात ऐसे हैं अभी नहीं हो सकते, लिहाजा ये 2 साल या साल है जो भी है। और उसमें एक पार्टनर आप भूल गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट। जी। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा उन्हीं का ही रोल है। सबसे ज़्यादा है ही रोल उनका है। अच्छा, उसके बाद अगला निगरान आपका वज़ीर आगे आज़म। निगरान वज़ीर। देखिए आप मुझे ये बताएं कि हफीज़ शेख का नाम किसी पार्टी ने दिया? आंसर इज नो। किसी पार्टी की तरफ से कोई नाम ए बी सी जैद बकर का नहीं आया। ये सब ऐसे ही आ रहे हैं। मैं मतलब देखें ना, अब अगर जैसे यार साहब ने बताया कि 12 नाम मार्केट में इस वक्त जो है वो हल्कों में घूम रहे हैं, उसमें आप 13 भी डाल दें, नो वरी। असल चीज़ ये है कि आपका निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए जो सिस्टम को सपोर्ट करे, सिस्टम को लेके चले। हम वेंटिलेटर से आईसीयू में आए हैं तो उसको लेके चले। असल चीज़ तो ये है ना, वो आपकी पसंद का आ जाए, मेरी तो वो पसंद का इसीलिए आ तो कह रहे जाए। हैं, तो असल उसके चीज़ लिए ये है हफीज़ शेख कि साहब 3 का- ऑप्शंस जी, हैं, जी, 3 जी, ऑप्शंस जी। हैं कि आपने इकोनॉमिस्ट लेके आना है, आपने जुडिशरी से लेके आना है, आपने टेक्नोक्रेट लेके आना है। ठीक है जी, हालांकि वो भी टेक्नोक्रेट ही होता है। आपको क्या लगता है economist- कौन सा मुझे suitable मुझे मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस ये सोचती हैं कि अगर हम जुडिशरी से नहीं लाते तो जुडिशरी नाराज़ ना हो जाए। अगर हम टेक्नोक्रेट्स अगर नहीं लाते तो वो जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन असल जो एक कौमी सोच रख कर जो फैसला होना चाहिए वो इकोनॉमिस्ट हो, वो आपका लोकल हो, आपका वो अगर कोई बाहर बैठा हुआ है वो हो, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। इसलिए तो वो वहीं कि पर ड्राइविंग आया- सीट पे जी, इस जी, वक्त जी, हमें ड्राइविंग सीट पे एक इकोनॉमिस्ट चाहिए, वो कोई भी हो जाए, ठीक है। डेफिनेट कंपिटेंट होगा, उसकी वैल्यूएशन होगी। और वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ द डे और अपोजिशन लीडर डिसाइड नहीं करेंगे, उसमें थर्ड पार्टनर जो है पाकिस्तान का जो पार्ट एंड पार्सल है सही। उनकी आउटपुट अच्छा, एक और चीज़ आप दोनों से ही मेरा सवाल है, लेकिन अयाज साहब आप इस पे भी कोई कमेंट आपका चाहूँगी कि आपको लगता है ये आपस में अग्रीमेंट कर लेंगे या पार्लिमानी कमेटी के पास या अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास भी मामला जा सकता है, या अंदर के खाने कोई ना कोई सेटलमेंट हो चुकी हुई है? पहले तो कल एक लतीफ़ा सुने। अच्छा, ठीक है। टिकर चल रहे थे नामवर चैनल्स के ऊपर कि हमारे अपोजिशन लीडर की जानिब से कि आज मैं मसरूफ़ हूँ, ये कल की बात है, आज मैं मसरूफ़ हूँ, वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले आज पे एक्सपेक्टेड है हो जाएगी नहीं मिल मुलाकात। सकूँगा, कल इस पे बात होगी। ठीक है। तो मुझे इस पे बड़ा मेरा दिल खुश हुआ कि हमारे अपोजिशन लीडर कितनी अहम, और ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम अपोजिशन लीडर होंगे, और आप उनकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं और उनकी वर्थ का अंदाज़ा इससे लगाएं कि वो कल मसरूफ़ थे और वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने वक्त नहीं दिया निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो आपके सवाल का जवाब इसी में है कि जितनी उनकी वर्थ है ना, तो उसी हिसाब से फैसला होगा। और वो पंजाब असम्बली में भी ओपोजिशन लीडर थे, ये शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द हाउस थे, चीफ मिनिस्टर थे। अब कौमी असम्बली में भी वो ओपोजिशन लीडर हैं और लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, यानी कि उनका आप देखें उनका भी चोली दामन का साथ है इस हवाले से। बाकी राजा रियाज डजंट मैटर इन द सिस्टम। सर 15 माह में उसके देख लें, आज वो ओपोजिशन लीडर के तौर पर आ रहा है, वैसे वो थोड़ा बहुत नाराज है, कहता है यार कुछ 4 दिन पहले मैंने तकरीर भी की थी असम्बली में कि ये हाँ, आपके मिनिस्टर अब हमें पूछते ही नहीं है। ठीक है, अब वो तो एक आध देखें, वो नो डाउट वो एक विनिंग कैंडिडेट हैं, उन्होंने इलेक्शन 2-3 जीते हैं। बात ये है अब उन मुश्किल फेज़ में पीटीआई से जाएंगे, वोटर नाराज़ है उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं, पॉलिटिकली डैमेज हुए हैं। अब उनको एक सपोर्ट चाहिए, पीपल्स पार्टी दे दे, वो दे दे, नून लीग दे दे, कोई एडजस्टमेंट कर लेना, लेकिन वो मैटर नहीं करता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तो जाहिर आपने उसी से करना, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल तो जाहिर उन्हीं से मशवरा करना है, उन्हीं के साथ ही तय होगा, हो जाएंगे मामलात या फिर कोई इशू नहीं है, इशू ही कोई पहले नहीं ही था, पहले ही था। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, आपसे मुलाकात हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, इस वक्त हम सियासी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली अबव ऑल अगर हम देखें तो इस वक्त डिस्कस ये हो रहा है कि आइंदा जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। एक्सपेक्टेड ये है कि ऐलान आज रात तक कर दिया जाएगा, वरना अगले 1-2 दिन
इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि आइंदा आम इंतखाबात, और ऑब्वियसली जब इसके लिए नून लीग ने कैंपेन चलानी है, सो इसके लिए नून लीग के पास अब बयानिया क्या होगा, इस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा और भी दीगर मामलात। अयाज रजा साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून किस बयानिए पर जो है वो मैदान में उतरेगी? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है कि क्या वो वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके जाएंगे। वो अच्छा, आप पीटीआई के पास आ गया था ना, लेकिन उन्होंने तो अपनी गेम खुद ही खराब कर ली 9 मई के बाद। वोट को इज्जत दो तो 2022 में दफन हो गया। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मैं आपको एक बात बताऊं, 2018 में कमोबेश यही सूरत हाल नून लीग के साथ थी। जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, मरियम नवाज़ को गिरफ्तार कर लिया गया, नून लीग को अपाहज बनाकर तो इंतखाबात में उतारा गया। मैं सियासी सोच का हूँ, मैं वही बात करूँगा, मैं लाइन लेके बात नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त पीटीआई इतनी डैमेज नहीं थी, पीटीआई हुकूमत में नहीं थी, वो केपीके में हुकूमत में थी। अगर उसका डैमेज था तो सिर्फ केपीके की हद तक था कि गुड गवर्नेंस नहीं है, जो भी है। उनके पास इतना ज़्यादा उनके ऊपर बोझ या बर्डन या बैगेज इतना बड़ा नहीं था, इसलिए बड़ा आसान था उनके लिए 18 में मुकाबला करना नून लीग जैसे बड़ी पार्टी का। और उस वक्त नो डाउट नून लीग मकबूलियत की इंतहा पे थी। अब होगा ये कि वही जो हालात नून लीग के साथ है, पीटीआई के साथ तकरीबन पैदा कर दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई इंतखाबात की कैंपेन नहीं कर रहे होंगे। पीटीआई के कैंडिडेट्स को तो छोड़ें, जो चेयरमैन पीटीआई का मुकदमा लड़ेगा वो पकड़ा जाएगा, उसको अंदर कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बयानिए की इसमें अहमियत नहीं होगी, चूँकि आप मैदान में अकेले होंगे। तो अगर आप मैदान, लेकिन मौशी तौर पर अभी कुछ सख्त फैसले भी तो इनको लेने पड़े हैं ना। सो व्हाट डू यू थिंक ये चीज़ जो है वोट बैंक को मुतासर करेगी? मैं तो वही तो आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुकाबले में कुछ होगा ही नहीं, तो फिर तो आपने ही जीतना। अगर आप अकेली दौड़ लगा रही हैं ग्राउंड में तो आप ही जीतेंगी। लेकिन सर, अच्छा बाकियों के भी तो स्टेक्स होंगे ना। अच्छा, कितने होंगे, मुआहिदा क्या हुआ है, वो जब अभी आपने स्टार्ट में बात की थी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपको लगता है कोई बयानिया नहीं होगा क्योंकि मुकाबले पे कोई नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है? बयानिया ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपने वोटर्स को, पब्लिक को अट्रैक्ट करना है। उसके लिए टॉकिंग पॉइंट्स बन चुके हुए हैं। क्या है टॉकिंग पॉइंट्स? ये हैं आपके इल्म में है कुछ? टॉकिंग पॉइंट्स ये हैं कि आप पर जो केसेस बने, आपने जिनमें सज़ाएं दी, पूरी पार्टी को, पार्टी लीडरशिप को आपने अंदर कर दिया, वो एक्जेनुरेट हो गए, बेगुनाह हो गए। कई को केसेस चल रहे हैं, कई बरी हो गए। तो व्हाट इज दिस? दिस इट वाज द पॉलिटिकल गेम कि उनके साथ गेम हुई। आपके जज अरशद मलिक क्या कह रहे हैं? अब आरटीएस कैसे बैठ गया? 2018 का इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ या नहीं हुआ, सामने आ गया। सर वो तो सब कुछ है यहाँ, आ गया ना, तो यही बयान है। तो अभी भी तो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, कमोबेश वही हालात हैं। अब देखें, अभी शेप्स मुख्तलिफ हैं सर। अभी वोट आपके हाथ में है, अभी आपने कास्ट करना है ना। लेकिन आपने जो 2008 में 18 में वोट कास्ट किया था, वो आपकी वोट की ताकत से वो हुकूमत नहीं आई। ये तो ओपन एंड शट केस है ना जी, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस? लेकिन मुझे तो अभी भी हालात वैसे ही नजर आते हैं। देखें ना, देखें उसमें किरदार बदल चुके हैं। देखें आपने माइनस नवाज शरीफ किया। मैं पॉलिटिकल एक बात कर रहा हूँ, क्या वो माइनस हो गया? आंसर इज नो। आज सबसे ज्यादा रेलिवेंट वही है, और चेयरमैन पीटीआई भी यही कहते थे, कासिम के अबू, कि जी वो उधर बैठा हुआ है जी, वो चोर और डाकू, वो मुझे जी काम नहीं करने दे रहा। बयानिया वोट को इज्जत दो ही होगा। इसकी वजह ये है कि 2018 में वोट का जो तकद्दुस था, उनके तो वोट को इज्जत मिली। आप देखिए कैसे आपके मेरे वोट का तकद्दुस जो है वो पामाल हुआ। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम की बात करूं, वो तकद्दस पामाल हुआ। अगर आपकी विनिंग है तो आपका राइट है, मेरी विनिंग है, मेरी आपकी ओपिनियन आ गया। सुजा साहब, आपसे एक और सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक छोटा सा पहले जवाब दे दें। ये जो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ बरी हो गए, वो केसेस, मैं कहता हूँ आप काश कोई रोड शो करें और बाहर जाके लोगों से पूछें कि नवाज शरीफ के बरी होने से या तोशा खाना में इमरान खान के अंदर होने से, कैद होने से आपकी ज़िंदगी को क्या असर पड़ा। तो वो आपको चीख कर, एक मिनट मुझे बात जवाब देने दें, वो आपको चीख कर बताएंगे कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आप इमरान खान की बीवी को भी अंदर करें, आप सबको अंदर करें, लेकिन खुदारा आटा सस्ता कर दें। क्योंकि एक औरत दुकान पे जाती है, उसके हाथ में 40 रुपए होते हैं, वो दुकानदार से कहती है मुझे आटा दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो वो कहता है कि आटा तो जो चक्की का आटा है वो तकरीबन 160-70 रुपए किलो बिक रहा है, इसमें तो 1 किलो आटा भी, जितना आता उतना ले।
आप अगर जीत रहे हैं, आपको माइनस कर दिया जाए, मुझे ड्राइविंग सीट पे पाकिस्तान की बिठा दें, तो मैंने पब्लिक की बात नहीं करनी, क्योंकि मैं पब्लिक के वोट से इक़्तिदार में नहीं आया। मैं एक ख़ास लोगों की वजह से आया, लिहाजा मुझे पब्लिक का दर्द नहीं। 4 साल मुझे बताएं ना, 3 साल पहले महंगाई थी नहीं थी, क्या था? सर तभी महंगाई थी ना जी, थी ना। तो 1.5 साल में भी महंगाई थी। देखें फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क यह पड़ता है अगर इमरान खान अगर एक घड़ी एक तोहफा मिला है वो बेच देता है मेरे पाकिस्तान की, मेरा टैक्स तो सबसे पहले कटता है ना, मुझसे ज्यादा दर्द किसी को नहीं होगा। आपका टैक्स कटता है पहले, यहाँ आप देते हैं, आपको तकलीफ होनी चाहिए। वैसे सर ये जो कि मेरे पाकिस्तान की इज्जत नामूस जो है वो घड़ी चोर वो करने से मेरे वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। महंगाई है, वैसे मैं जो पिस अभी रहा हूं, ये मैं मेरिट पिस रहा सेट हूं। हुआ है ना, ये ट्रायल कोर्ट के फैसले में, उससे और लोगों के लिए भी खतरे की घंटी बज रही है सर। अगर नवाज शरीफ और जो चाहते हैं ना पीछे, अगर वो नवाज शरीफ होने नहीं देंगे। मेरिट पे अगर हम बात करें तो फिर तो है ना, लेकिन मेरिट पे देखिए होगा। अगर नवाज शरीफ और जरदारी चोर है तो उससे भी मेरे पाकिस्तान की इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अच्छा, अब उसको डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कल के सादक अमीन वो एग्जैनरेट हो गए, कल के जो सादक अमीन सर्टिफिकेट थे आज वो बदनीयत हो गए, वो जेल में है। अब सिस्टम भी तो देखें ना। लेकिन सर जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं ये कहूँगी कि 2018 और अभी भी मामलात और कुछ चीज़ें वैसी हैं, शेप्स मुख्तलिफ हो गई हैं, किरदार बदल गए हैं, सब कुछ हो वही रहा है। तब भी अभी आप देखें कि अगर इंतखाबात को एक डिले करना है, इस वक्त आपको भी पता है अगर आप आम आवाम में जाएं, पॉपुलैरिटी नो डाउट इस वक्त पीटीआई की है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं तो सिस्टम, लेकिन अवाम के पास वोट की ताकत तो है ना, नहीं है ना। 2018 में कुछ भी अच्छा करवा। चलो आप मुझे बताओ, 2018 में उस वक्त पीएमएलएन की थी, कॉम्प्रोमाइज हो गया पंजाब में नहीं? तो थी। हाँ, पहले तो ये इत्तेफाक कर लें, कोई भी हो, पीएमएलएन को छोड़ दें, आपकी मेरी या इनकी अक्सरियत है, अगर मैं उसको कैप्चर कर जाऊं किसी के साथ मिलके, तो आप मुझे बताएं कि वोट का तकद्दुस कहाँ गया? आप कहते हैं फेलियर असल में पॉलिटिशियंस क्या है, वो कमज़ोर है, वो करप्ट है, वो, और हमारा जो ओवरऑल जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो भी करप्ट है, और डिसीजन मेकिंग कहीं और से होती है, वही भी होता है, वही करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अयाज चौचा साहब, एक और चीज़ के आइंदा आम इंतखाबात जब भी होते हैं, सो आपको लगता है कि पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन खुलकर उसमें हिस्सा लेने दिया जाएगा इलेक्शन कैंपेन में? नहीं, उनके जराइम की फहरिस्त जो है वो 2018 की पीएमएल से ज़्यादा तवील है, इसलिए उनको सज़ा ज़्यादा मिलेगी। सज़ा ज़्यादा मिलेगी। अच्छा चलें, सज़ा वाली बात पे रात को राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी टॉक शो में ये कहा है कि ऐसे केसेस में, सवाल के किसी जवाब में, कि ऐसे केसेस जिसमें इमरान खान अभी जेल में हैं, तो इस तरह के केसेस में अगले 10-12 दिन में ज़मानत मिल जाती है। लेकिन है क्या कि उनके वही बात के केसेस की फहरिस्त लंबी है, किसी और केस में फिर गिरफ्तार हो सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? देखें, बात सुने, ज़मानत की ये रिलीफ देने के लिए उनको नहीं पकड़ा गया। अब ये समझे चल रहा है। पहली बात, 3 साल की सज़ा ये माइनर पेनल्टी है, और ये आप यानी कि चंद दिन बाद आपको अदालत से रिलीफ मिल जाता है। और हमारे पॉलिटिशियंस जो वो खा चेयरमैन पीटीआई हैं, खा वो पीएमएलएन के कायद मियां नवाज शरीफ हैं, इनके पास माशाल्लाह वकील भी बड़े बड़े होते हैं, तो वो रिलीफ लेना तो कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये है कि जब एक आप ऐसी ताकत से लड़ पड़ें, वो पीछे हो, तो फिर रिलीफ नहीं मिलता। फिर आपको अडियाला जाना पड़ता है, आपको कोट लखपत भी जाना पड़ता है, आपकी बेटी भी गिरफ्तार होती है। और वही आज सीन आप बार बार कह रही हैं, शायद कोई माने ना माने, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि किरदार सिर्फ बदले हैं, सिचुएशन सारी वही है। ऐसा लग रहा है, मैं यकीन करें कि मुझे कोई ख्वाब है और वो ख्वाब हकीकत की शक्ल में मैं दोबारा देख रहा हूँ। आप कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है ना, सच्चा ख्वाब भी आ जाता है। तो मैंने ये 2018 में सारा कुछ देख रखा है, सिर्फ किरदार बदल गए। और दोबारा भी ऐसे हो सकता है कि अगले दफ़ा भी यही कुछ रिपीट हो किरदार, क्योंकि बेसिकली हमारे सिस्टम में मैं आपको एक बात कहूँ, साबिक डिक्टेटर सदर परवेज़ मुशर्रफ बबांगे दहल कहते थे कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर का पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब उनका इसमें कोई किरदार नहीं है, कहते थे। फिर नवाज शरीफ और बेनज़ीर वापस आए, फिर दोनों, चाहे बेनज़ीर एक हादसे में शहीद हो गई, उनके शौहर सदर बने, उनकी पार्टी आई इक़्तिदार में, उसके बाद नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए। कोई चीज़ पाकिस्तान की सियासत में हतमी नहीं है। वही लोग जो आपको इस मुल्क से बकौल बेनज़ीर साहिबा के 40 या 80 सूट केसेस या 200 सूट केसेस के साथ बाहर भेजते हैं, फिर बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ। यही इसहाक डार साहब थे ना, वज़ीर आज़म के तैयारे में कैसे गए थे,
फिर देखें, फिर तैयारे में वापस आए ना, तो कोई चीज़ हतमी नहीं है पाकिस्तान में। Merit of बिल्कुल the ठीक हो गया। case, मुझे लगता है कि merit अगले of the- 4-5 साल या जितने भी हैं चीज़ें रिवर्स होती हैं, वक्त जो है वो बदलता है। जी देखिए, जी कासिम कबू की जो बात है आपने पूछी है ना कि उनको रिलीफ मिल सकता है कि नहीं, ये इशू ही नहीं है। इशू ये है कि मेरिट ऑफ द केस के मुताबिक जो लोअर कोर्ट होती है उसके डिसीजंस को उसकी जो अपर कोर्ट होती है वो सेटिस्फाइड करती है, और जो भी मुलजम हो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, उसको रिलीफ दिया जाता है। आप इसका ये देख लें, जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जब सज़ा हुई थी, ठीक है जी, वो 5-6 दिन बाद पाकिस्तान आ गए, अंदर चले गए, और 2 माह वो जेल रही हैं और उनको रिलीफ दे दिया गया। उसकी वजह कि वो आपको ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी, हाई कोर्ट ने, उससे अपर जो कोर्ट थी उसने उनको बेल दे दी। तो आपको लगता है कि इसमें रिलीफ मिल सकता है? अच्छा, मेरे 2 सवाल रह गए हैं, लेकिन मेरे पास एक आखिरी मिनट है, मैं क्विकली आपसे जवाब चाहूंगी। दोनों सवाल एक साथ कर लेती हूँ कि जो गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की कोर कमेटी ने एक फैसला किया है कि इमरान खान साहब जो पार्टी चेयरमैन है वो ताहयात, अब होता ये है कि वो इतना जुबान पे चढ़ा हुआ है, बहरहाल चलें, पीटीआई के जो चेयरमैन है वो ताहयात जो है वो पार्टी चेयरमैन रहेंगे। व्हाट डू यू थिंक, इसके पीछे ऐसा क्यों किया गया, ऑल्दो कि इसकी कोई वैल्यू होगी नहीं अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़त्म कर देता है तो? अच्छा देखें, बात यह है कि हमारे ख़ित्ते में इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे जो है स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, स्पेसिफिक वोट है और पार्टीज़ हैं। अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं पीटीआई से तो पीटीआई नहीं बचेगी। पीटीआई मीन इमरान खान, पैमरा माफ फरमाए। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो आपके इस इलेक्शन जैसा तैसा भी होगा वो नहीं ठीक होगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है दुनिया में वो बिल्कुल ठीक। अयाज शुजा साहब, आपसे भी मैं यही सवाल जो है वो रिपीट करना चाहूँगी कि कोर कमेटी की जानिब से ताहयात चेयरमैन मुंतखब किया जाना, इसकी असल में वैल्यू तो कोई नहीं अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर दे या इस तरह, बट व्हाट डू यू थिंक ऐसा क्यों किया गया? आने वाले वक्त में इसका क्या कोई फ़ायदा पीटीआई को हो सकता है? और इसके साथ साथ जो चेयरमैन पीटीआई ने जेल में से एक पैगाम भिजवाया कि सारे फैसले मैं खुद करूंगा, मेरे जो वकला मुझसे मिलने आए वो मुझसे मुशावरत करें, लेकिन कहा कि कोर कमेटी मिलकर सारे फैसले करेंगी, एक बंदा नहीं करेगा। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि चीज़ें क्या वो अभी भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि बेनज़ीर ने भुट्टो के नाम पे वोट लिया और आज पीपल्स पार्टी दोनों के नाम पे वोट ले रही है, भुट्टो और बेनज़ीर के। इसका मतलब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये खित्ते ऐसे हैं कि यहाँ पर शख्सियत परस्ती है। ठीक है। आप PMLN का क्या मतलब है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है। आप नवाज शरीफ को माइनस करके वोट ही नहीं ले सकते। शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी कारकर्दगियाँ दिखाते रहें, मैं उनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मानता हूँ, लेकिन वो जितनी मर्जी वोट नवाज शरीफ का है, वोट PTI के चेयरमैन का है, और ये वहाँ बैठे लोगों को पता है। PTI, मैं KPK की बात करूं कि जब ये खटक साहब ने पार्टी बनाई तो मैंने वहाँ अपने दोस्तों जो जर्नलिस्ट थे फ़ोन किया कि यार ये सारे इलेक्टेबल्स तो खटक साहब के पास आ गए, इसका मतलब PTI का सफाया हो गया। उसने कहा कि अगर जेन्युइन इलेक्शन हुए तो ये जितने खटक के पास लोग आए ये अपनी सीटें छोड़ें, अपनी ज़मानतें जब्त करा बैठेंगे। वोट PTI और PTI के चेयरमैन का है और वोट उसी को पड़ेगा। ये पार्टी ने जो फैसला किया ये उनकी मजबूरी है, उन्होंने वोट लेना है। इवन पार्टी के जो वाइस चेयरमैन है वो अपनी बेटी की सीट नहीं निकाल सके PTI की टिकट पे, उन पे तनकीद हो रही थी, वोटर नाराज थे। आपको याद होगा जो जुलाई का इलेक्शन था ज़िमनी, जिसके बाद फिर पंजाब में PTI की हुकूमत बनी कि 20 में से 15 सीटें निकाल गई थी PTI, लेकिन अगेन शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी की सीट हार गए थे कि लोगों ने तनकीद की या PTI के वोटर ने इसको अच्छा नहीं समझा कि आप अपने बेटे को भी बना रहे हैं मेंबर, अपनी बेटी को भी बना रहे हैं, तो वही वोट उसका है। कोर कमेटी का ये फैसला करना पड़ेगा, और फैसले इमरान खान गलत करें या सही करें, वोट बैंक उनका है, फैसले वही करें। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। तय ये होना है कि आपने PTI को स्पेस कितनी देनी है या नहीं देनी, और ये आपको पता किसने ये फैसला करना। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच अयाज शुजा साहब और इब्राहिम लकी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम कैलीग्राफी की बात करते हैं तो बेसिकली एक फ़न है, ये एक हुनर है, और ये जो फ़न है बेसिकली फ़न ख़त्ताती मुसलमानों का अजीम तारीख़ी विरसा है जो रोमन्स में बहुत ज़्यादा मकबूल था, जो लैटिन्स में बहुत ज़्यादा मकबूल था, इसके साथ साथ अरब में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ पाकिस्तान भी आई।
हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग कैलीग्राफी का शौक़ रखते हैं, उनके पास इसके स्किल्स भी हैं और मुख्तलिफ मीडियम्स पर कैलीग्राफी कर रहे होते हैं। आज अपने शो में हम जिन कैलीग्राफर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बेसिकली ये चमड़े के ऊपर कैलीग्राफी करते हैं, इतनी खूबसूरती, इतनी नफासत के साथ, और फिर चमड़ा इनका मीडियम है जिस पर कैलीग्राफी की जाती है। अभी आप हमारे ये विजुअल्स भी कुछ देख रहे हैं। तो जनाब इस वक्त कैलीग्राफर अख्तर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो ये कि चमड़े के ऊपर कैलीग्राफी करना ये कितना मुश्किल था और आप इसको कब से कर रहे हैं? ये ग़ालिबन 2001 की बात है। तो मुल्तान में एक साहब थे, उनकी आर्ट गैलरी थी, तो उसमें जो कलेक्शन थी ना वो सिर्फ लेदर पे ही कैलीग्राफी वो मुख्तलिफ आर्टिस्टों से करवाते थे। तो उन्होंने फिर मुझसे भी रब्ता किया। लिखना तो मुझे आता था, तो फिर लेदर पे मेरा वो वहाँ पे पहला एक्सपीरियंस था। तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने इसको जारी रखा। काफ़ी बीच में दोस्त मशवरा भी देते रहे हैं कि भाई आप रंगीनी की तरफ आएँ, कैनवस पे करें और यानी कि आजकल इसका, लेकिन मैंने उसको अभी तक जारी रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने काफ़ी यूँ समझ लें कि इसमें महारत अपने तौर पे हासिल की है। तो यूँ समझ लें कि अपने तौर पे मैंने रिसर्च की है कि भी किस तरह हम लेदर को रिफ़ाइन करके, वो मैं एक प्रोसेस एक दिन के लिए करता हूँ उस पर, फिर जो है ना उसकी सतह एक तैयार होती है जिस पे मैं कैलीग्राफी करता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आप कह रहे हैं कि 2001 से आपने चमड़े के ऊपर कैलीग्राफी का आगाज़ किया, लेकिन इससे पहले आप कैलीग्राफर तब भी थे, आपको कैलीग्राफी आती थी? हाँ जी, मैं मुख्तलिफ मैंने अखबारात में काम किया। रोज़नामा दिन से मैंने स्टार्ट लिया, वहाँ पे अभी कंप्यूटर नहीं आया था। तो ख़ास तौर पे इश्तिहारात की कैलीग्राफी के लिए या ख़ताती के लिए वो वहाँ पे जॉब करता था। तो फिर इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों में मैंने बतौर ख़त्तात भी काम किया और एक अखबार में मैंने बतौर कार्टूनिस्ट भी काम किया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपसे अब ये भी पूछना चाहूँगी, जो कैलीग्राफी आप लेदर के ऊपर करते हैं, क्या ये मुश्किल है आम कैलीग्राफी से? ऑब्वियसली चमड़ा इसका मीडियम और उसके ऊपर चीज़ों को ऑब्वियसली लिखना, ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, या आपके लिए ये आसान ही रहा हमेशा? ये अब तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो मराहिल थे वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के करम से वो तय कर लिए। मैंने अपने तौर पे इस पर काफ़ी वर्क किया। जो इस फ़न से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पे मोची हज़रात, क्योंकि वो रिफ़ाइन करते हैं अपने जूते बनाने के लिए, तो मैंने उनकी भी खिदमत हासिल की। उनके पास भी मैं जाके बैठता था, उनसे मैं पूछता था कि मैंने कैसे लेदर को एक अच्छी शेप में लेके आना। कि अच्छा, ये जो फिनिशिंग का काम था ये आपने मोचियों से सीखा और उसके बाद खुद करते हैं आप? हाँ जी, मैं खुद करता हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसा भी टफ़ से टफ़ या मतलब रफ़ हालत में जो लेदर होता है उसको मैं इस पोजीशन पे ले आता हूँ कि वो पेपर की तरह, जिस तरह एक कागज़ पे हम लिखते हैं, इसी तरह लेदर। अच्छा, ये चमड़े की कोई किस्म होती है ख़ास जिस पर कैलीग्राफी होती है, किसी भी किस्म का लेदर हो सकता है? वैसे तो किसी भी तरह का होता है, शर्त सिर्फ ये है कि हलाल जानवर, उसके अलावा कोई वो नहीं है। ज़्यादातर जो नहीं, हलाल जानवर ये आपकी अपनी चॉइस होती है, डेफिनेटली आपकी पर्सनल चॉइस है ना कि ऐसा ही हो। असल में हमारे यहाँ तो ऐसा तस्वर नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई हराम जानवर का हमें चमड़ा मिले, क्योंकि लेकिन आपने इसको ज़रा वो हाईलाइट किया ना अपनी गुफ्तगू में, इसलिए मैं आपसे पूछ। हाँ जी, हाँ जी, वो इसमें फिर एक इशू आता था। काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी थे कि चमड़े पे आप लिखते हैं तो ये आया हलाल है या हराम है इस पे लिखना। तो फिर मैंने एक मुफ्ती साहब से इसके बारे में, ज़ाहिर है ये ऐसे मामला जो तो दीनी मामलात होते हैं, इसमें हमें रहनुमाई लेनी चाहिए अपने तौर पे। हमने क्योंकि आपने ऑब्वियसली कभी आयात वगैरह भी लिखनी होती होंगी या कुरानी नाम। हाँ जी, इस तरह हाँ जी, तो उसके लिए हलाल जानवर की खाली होनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने एक बात बताई, फतवा बाकायदा तौर पे दिया कि जो चमड़ा प्रोसेस से गुजर के आ जाता है उसमें, क्योंकि केमिकल्स वगैरह जो वो गुजारते हैं तो वो पाक हो जाता है, उसकी गलाजत वगैरह वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो है ना उस पर लिखना कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, वैसे आपने बाकायदा तौर पर इसकी कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेशन, कोई कोर्स वगैरह किया जब आपने कैलीग्राफी स्टार्ट की, या बस शौक़ था और
करने लग गए? बस वो मेरा मिजाज ऐसा बन गया कि वो लेदर पे ही मैं मोस्टली उस पे काम करता हूँ। एक मेरी पहचान भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लेदर कैलीग्राफी के हवाले से ही बन गई है। जो ख़ास तौर पे इदारे हैं, लोग फिरसा इस्लामाबाद में भी मैंने नुमाइंदगी की है। इसी तरह डाची फाउंडेशन है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जी जी। वहाँ पे भी मैंने अपना वो वर्क किया है। मतलब और वहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट जो है ना कैलीग्राफी करता हूँ, जिससे लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस चीज़ को देखते सही। हैं। अच्छा, जब कोई भी आपके पास ऑर्डर आता है तो कितना अरसा लग जाता है आपको उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में, और फिर या ये उसके साइज़ वगैरह पे भी डिपेंड कर रहा हो तो उसमें काम कितना? हाँ जी, वो असल में होता ही है कि एक लेदर जिस पे अगर बिज़ी वर्क हो तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। अगर नॉर्मली यानी कि मुख्तसर हम आयात लिखते हैं तो वो उस पर ज़रा कम टाइम लगता है। तो नहीं, लेकिन कितने दिन आपको लग जाते हैं एक उसके आर्टिकल कंप्लीट में? प्रोसेसिंग यानी कि जो लेदर जो मैंने तैयार करना होता है, एक दिन तो उस पर लग जाता है कम से कम। फिर जो है ना उसकी लेआउट, उसकी जो है ना स्केचिंग, वो रफ में करके फिर उस पर मैं काम करता हूँ। यानी कि 3 दिन कम से कम एक लेदर पे लग जाते हैं। 3 दिन लग जाते हैं। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ऑब्वियसली जब आप बेचने की गर्ज से कोई भी आप ये इसका आर्टिकल तैयार कर रहे होते हैं, सो नॉर्मली वो कितने में एक फ़रोख्त हो जाता है जो आप कह रहे हैं कि 3 दिन में ये कंप्लीट होता है? हाँ जी, ये असल में नॉर्मली जो है ये फ्रेम के साथ मैं जो तैयार करके देता हूँ 15 से 20 हज़ार तक का जो है ना ये मैं देता हूँ। कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम, क्योंकि कम से उसमें कम। ये है कि अगर बिज़ी वर्क हो जाए तो ज़ाहिर है उसमें फिर जाना बहुत ज़्यादा। अभी मैंने सूरत रहमान कोई 4-5 लेदर उस पर पूरी मैंने तहरीर की है, तो उसका ज़ाहिर है वो उस हिसाब से, क्योंकि मेहनत उस पर 10 गुना मेहनत बढ़ जाती है। ज़ाहिर ही बात है। हाँ, तो वो उसके हिसाब सो से उस पे फिर आपने मतलब एक ही बड़ा लेदर का पीस लिया और उस पे किया, कितना बड़ा वो आर्टिकल या वो प्रोडक्ट बनेगा, वो उसके हवाले से भी बताएं। कितना टाइम आपको लगा? जिस तरह से आप कह रहे हैं सूरह रहमान, तो वो सूरह obviously रहमान लिखने पे कम में से कम 10 दिन लग जाते हैं सही। लिखने में, उसकी कंपोजिशन बनाने में। क्योंकि मैं कंपोजिशन बना के उसकी पूरी तरतीब बना के, एक मेन चीज़ जो है ना वो कंपोजिशन होती है। और लेदर पे जो कंपोजिशन, क्योंकि उसकी जो रफ शेप होती है ना, उसमें रहते हुए हमने जो है ना उसको डिज़ाइन करना होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आप अपने कुछ आर्टिकल्स वगैरह आप बैरून मुल्क भी भेजते हैं, बाहर से भी आपको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं? अभी तक तो कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है, लेकिन वो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द नाजरीन इस चीज़ को भी देख सकेंगे। यूट्यूब पे मैं जो है ना अपना ये कैलीग्राफी सिखाने का भी, कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर कोई सीखना चाहे तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं उसको बिला तफरीक, बग़ैर किसी लालच के, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना हुनर जो है वो किसी और में पास ऑन करें, मुंतकिल करें। थैंक यू सो मच अख्तर तहसीन साहब जनाब, हमारे साथ शो में मौजूद थे। अपने हाथ का जो हुनर होता है ना वो आपको कहीं मार नहीं खाने देता, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। बाज़ लोगों के लिए ये हॉबी भी होती है, और हेल्दी हॉबीज़ का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मूविंग ऑन, हमारे यहाँ पर शो का वक्त तो अपने अख्ताम को